हेलो लिसनर। मैं आपकी राइटर अनी उर्फ अनामिका। उम्मीद करती हूँ कहानी आप लोगों को पसंद आ रही होगी। ऑडियो में किसी तरह की परेशानी हो तो माफ करिएगा। ये मेरी नहीं आई की आवाज है। स्टोरी रिलेटेड अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैप्टर 26 माई स्पाई वाइफ। गुस्से से कार में बैठी अनामिका अपनी आंखें बंद कर उस वक्त को याद कर रही थी जब उसका एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद उसकी पूरी जिंदगी उथल पुथल हो गई। वो एक्सीडेंट इतना ज्यादा भयानक था कि देखने वालों तक की रूह कांप जाए। अनामिका का सर बहुत बुरी तरह से फटा था और गड्ढे में गिरी थी जिसमें काफी सारी आयरन रॉड थी। वो रॉड भी अनामिका के पेट के आर पार हो चुकी थी। कुछ गिनी चुनी गाड़ियां जो वहीं हाईवे से क्रॉस हो रही थी, उन लोगों ने ही अनामिका की मदद की और उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया। कार अचानक रुकी, अनामिका का ध्यान टूटा और उसने अपनी आंखें खोली। उसने एक नजर राहिल की तरफ देखा और तुरंत ही कार का दरवाजा खोल बाहर उतर गई। राहिल ने अनामिका को रॉ हेडक्वार्टर लाकर ड्रॉप किया था। अनामिका हेडक्वार्टर गई और सीधे अपने कैबिन की ओर बाहर गए। राहिल परेशान से अनामिका को ही देखते रहे। वो बार बार इधर उधर देखते हैं जैसे वो किसी को ढूंढ रहे हो। कुछ 2-3 मिनट बाद वही एक और कार आई। वो कार राहिल के काफी करीब आकर रुक गई। कार का शीशा नीचे हुआ और शाद का चेहरा राहिल के सामने आया। कार में बैठे हुए ही राहिल से शाद ने पूछा, अनामिका कहाँ है? राहिल ने जवाब दिया, अभी अभी अंदर गई है। मूड बहुत ज्यादा खराब है। उनको पता नहीं क्या हुआ। शाद ने कुछ सोचा और हाँ में सिर हिला दिया। शाद ने कार को पार्किंग एरिया में पार्क किया और कार के बाहर आ गए। शाद और राहिल दोनों एक साथ उस बिल्डिंग की ओर बढ़ा गए जहां अभी अभी अनामिका गई थी। शाद को अंदाजा पहले से ही था कि अनामिका कहाँ जा सकती है, इसलिए शाद सीधे अनामिका के कैबिन की ओर ही बरक गए। शाद ने कैबिन का डोर नॉक किया तो अनामिका ने अंदर आने की इजाजत दे दी। अनामिका ने एक बार में ही अंदर आने की इजाजत दे दी क्योंकि अनामिका को पता था कि दरवाजे पर शाद ही खड़े थे। अनामिका के कैबिन के बाहर ही एक छोटा सा मिनी कैमरा लगा था जो कि अनामिका के डेस्कटॉप से कनेक्टेड था, इसीलिए उसने पहले ही अपने डेस्कटॉप पर देख लिया था कि दरवाजे पर शाद थे। शाद के केबिन के अंदर आते ही अनामिका ने उन्हें चेयर पर बैठने का इशारा किया। शाद जैसे ही चेयर पर बैठे, अनामिका ने अपना एक हाथ बढ़ा दिया। शाद अपनी आंखें छोटी कर कभी अनामिका को देखते हैं तो कभी उसके हाथ की तरफ, जैसे वो पूछना चाह रहे हैं कि क्या चाहिए। अनामिका का दिमाग तो पहले से ही खराब था। उसने अपने फ्रस्ट्रेशन को दबाने की कोशिश की, मगर उनकी थोड़ी बहुत झलक उसकी आवाज में आ ही गई। अनामिका ने कहा, आप इस तरह मेरे हाथों को क्यों देख रहे हैं? केस की फाइल मांग रही हूं ऑफिसर शाद। वेयर इज इट? शाद ने फ्रस्ट्रेशन से अपनी आंखें बंद कर ली। उन्हें अनामिका का ये बिहेवियर कभी पसंद नहीं आता था। हर वक्त काम, मगर इस वक्त उन्हें इन सब के बारे में नहीं सोचना था, न कोई बात करनी थी। उन्हें इस वक्त अनामिका की परेशानी जाननी थी, इसलिए उन्होंने अपनी फ्रस्ट्रेशन को दबाया और अनामिका से कहा, मैं तुमसे इस वक्त केस के रिगार्डिंग बात करनी नहीं आया अनामिका। मुझे तुमसे तुम्हारे बारे में बात करनी है। कर सकता हूं। इस वक्त शाद के बात करने का लहजा कुछ ऐसा था जैसे कोई बड़ा बात कर रहा हो, जैसे कोई अपना किसी अपने से पूरे हक से उसकी परेशानी पूछ रहा हो। अनामिका ने अपनी नजरें नीचे कर ली और उसने शाद के सवाल को नजरअंदाज करने की भरपूर कोशिश की। शायद को इग्नोर करने के लिए अनामिका ने अपनी टोन ऑफिशियल कर ली। नजरें चुराते हुए अनामिका ने शाद से कहा, कल मीटिंग है, मुझे प्रेजेंटेशन रेडी करनी है। ज्यादा वक्त नहीं है क्योंकि मीटिंग तो सुबह ही होगी। शाद का गुस्सा मानो अब बढ़ने लगा हो। उन्होंने थोड़े करे लहजे में कहा, तुमसे कुछ पूछा है अनामिका मैंने? क्या हुआ है? पहले मुझे मेरे सवालों का जवाब दो। अब अनामिका का लहजा सीरियस हो गया और उसने कहा, ऑफिसर शाद, आई एम योर सीनियर, यू आर नॉट माई सीनियर, सो आप मुझे मेरी फाइल हैंड ओवर करें। यहां आप मुझसे सवाल नहीं कर सकते, बल्कि आपको मुझे मेरे सवालों के जवाब देने हैं। कहने के बाद अनामिका कुछ पल चुप हुई। कुछ पल बाद अनामिका ने फिर कहा,
इतना सब कुछ हुआ है तो कहीं ना कहीं गलती आप लोगों ने भी की होगी। कुछ ना कुछ लूप तो जरूर छोड़ा होगा, तभी इतना सब कुछ हुआ है। तो सबसे पहले तो आप मुझे मेरे सवालों के जवाब दें, और उससे पहले आप मुझे केस की फाइल हैंड ओवर करें। शाद की टोन अब फॉर्मल हो गई, मगर उनकी आंखों में अब भी गुस्सा मौजूद था। फॉर्मल टोन में ही शाद ने अनामिका से कहा, ओके डीजीपी, शेखावत अगले 10 मिनट में आपके हाथों में वो फाइल आ जाएगी और आपको आपके हर सवाल का जवाब भी दिया जाएगा। अपनी बात कहने के बाद शायद खड़े हो गए और दरवाजे की ओर बारहज गए। दरवाजे पर पहुंचकर शाद मुड़े और उन्होंने अनामिका से कहा, यहां पर मैं डीजीपी शेखावत से बात नहीं कर सकता, उनसे उनके बारे में नहीं पूछ सकता, मगर इस जगह के बाहर मैं अनामिका से जरूर बात कर सकता हूं और मुझे मेरे सवाल का जवाब भी चाहिए। अनामिका अपनी बात खत्म करते ही शाद फौरन कैबिन से बाहर चले गए। कैबिन के बाहर ही राहिल खड़े थे और शाद के बाहर आते ही राहिल ने शाद से कहा, क्या हुआ शाद सर? क्या कहा अनामिका मैम ने? क्या हुआ है? शाद ने अपने गुस्से भरी आंखों से राहिल की तरफ देखा और कहा, डीजीपी शेखावत किसी सवाल का जवाब नहीं दिया करती राहिल। एक सेकंड में राहिल को उनके सवाल का जवाब मिल गया। उन्हें समझ आ गया कैबिन के अंदर क्या हुआ होगा। अपनी बात कहने के बाद शाद फौरन वहां से चले गए। राहिल भी उनके पीछे ही चले गए। उन दोनों की जाने के बाद वही एक छोटी सी दीवार के पीछे से कोई बाहर आया। वो शख्स वहां खड़े चुपचाप शाद और राहिल की बातें छिपकर सुन रहा था। उनके जाने के बाद वो आदमी वहां से बाहर आया। वो कोई और नहीं, शिंदे था। अनामिका के आते ही शिंदे उसका पीछा करने लगा था। शिंदे ने अनामिका और शाद की पूरी बात तो नहीं सुनी थी, मगर उसने राहिल और शाद के बीच की बातों को जरूर सुना था। राहिल और शाद के जाने के बाद शिंदे ने एक नजर अनामिका की कैबिन की तरफ देखा और फौरन वहां से चला गया। चैप्टर 27, माई स्पाई वाइफ। राहिल और शाद के जाने के बाद शिंदे, जो कि वही एक दीवार के पीछे छिपा हुआ था, वो बाहर आया। राहिल और शाद के जाने के बाद शिंदे ने एक नजर उस तरफ देखा जहां से राहिल और शाद गए थे, और एक नजर अनामिका के कैबिन के दरवाजे की ओर डाली। उसके बाद तुरंत ही वो वहां से निकल गया। शिंदे सीधे ऑफिसर शिनॉय के कैबिन में गया और उसने अब तक जो भी जाना और सुना वह सब कुछ लफ्ज ब लफ्ज ऑफिसर शिनॉय के सामने कह दिया। ऑफिसर, शिनॉय का चेहरा गंभीर था। सीरियस टोन में ऑफिसर शिनॉय ने शिंदे से कहा, डीजीपी, शेखावत पर नजर रखो। उसके पल पल की खबर चाहिए मुझे, और सिर्फ ऑफिस ही नहीं, ऑफिस के बाहर भी। ऑफिसर, शिनॉय की बात सुनकर शिंदे डरा हुआ था, मगर अपने डर को छिपाते हुए शिंदे ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, सर, मैं पूरी कोशिश करूंगा, पर ये इतना आसान भी नहीं है। डीजीपी शेखावत बहुत चालाक है, उन पर नजर रखना, और वो भी बिना उनके भनक लगे, इतना आसान नहीं होगा। ऑफिसर शिनॉय ने शिंदे से कहा, शिंदे, तुम एक रॉ एजेंट हो, उसके बावजूद ये कह रहे हो? अपनी काबिलियत दिखाने का मौका है ये तुम्हारे लिए। ऑफिसर शिनॉय की बात सुनने के बाद शिंदे ने हाँ में सर हिलाया और फौरन कैबिन से बाहर चला गया। अपनी चेयर से टेक लगाकर ऑफिसर शिनॉय ने मानो खुद से ही कहा, अनामिका सिंह, शेखावत इस बार नहीं, मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगा, चाहे जो हो जाए। संयुक्त को अब मेरे अंडर आना होगा। अब संयुक्त मेरा होगा। बहुत मेहनत की है मैंने। इतना आगे आने के बाद मैं हार मानने वाला नहीं हूं। आई विल डिस्ट्रॉय यू, डीजीपी अनामिका। ऑफिसर शिनॉय अनामिका के सीनियर है। ऑफिसर शिनॉय की एज बहुत ज्यादा नहीं थी। उनकी एज लगभग 30 के आसपास की ही होगी। ऑफिसर शिनॉय रॉ के डेप्यूटी सेक्रेटरी है। ये रॉ की तीसरी सबसे हाईएस्ट रैंक है, और अनामिका की रैंक सीनियर फील्ड ऑफिसर है। ये रॉ की चौथी सबसे हाईएस्ट रैंक है। ऑफिसर शिनोय अनामिका के सीनियर है, बट अनामिका अपने काम के प्रति पैशन की वजह से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल और पावरफुल है। इनफैक्ट रॉ की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस टीम की हेड अनामिका है। इस टीम का इन्फ्लुएंस और पावर इतना है
कि इसे एक एजेंसी के तौर पर भी देखा जा सकता है और अनामिका इस पावरफुल ग्रुप को लीड करती है। इंडिया का सबसे बड़ा इंटेलिजेंस नेटवर्क संयुक्त हैंडल करता है और संयुक्त को अनामिका लीड करती है। संयुक्त की नींव भी अनामिका ने ही रखी थी। ऑफिसर शिनॉय किसी भी हालात में संयुक्त को अपने अंडर लेना चाहते हैं, मगर अनामिका के रहते कभी ये चीज पॉसिबल हो ही नहीं पाई। अनामिका अपने कैबिन में बैठी काम कर रही थी। उसका पूरा फोकस अपने काम पर था, यहाँ तक कि उसे अपने खाने का भी होश नहीं था। उसे ये तक पता नहीं चला कि कब सुबह से दोपहर हुई, दोपहर से शाम और शाम से रात। रात के लगभग 9 बज चुके थे, मगर अनामिका अब भी अपने काम में इन्वॉल्व थी। अनामिका के कैबिन का डोर नॉक हुआ तो अनामिका ने पहले अपने डेस्कटॉप पर चेक किया कि कौन है। दरवाजे पर शाद खड़े थे। अनामिका ने यह देख उन्हें अंदर आने की परमिशन दे दी। कैबिन के अंदर आते ही शाद ने अनामिका से कहा, अनामिका, रात के 9 बज चुके हैं। कब तक काम करने का इरादा है तुम्हारा? घर नहीं जाना तुम्हें? शाद की टोन में फिक्र के साथ थोड़ी नाराजगी भी थी। अनामिका को भी ये बात समझ आ रही थी, मगर अनामिका ने पलटकर कुछ नहीं कहा। उसने एक नजर घड़ी की ओर देखा। उसे एहसास हुआ कि सचमुच काफी देर हो चुकी है। अब अनामिका ने शाद की ओर देखा और कहा, काम के दौरान मैंने ध्यान नहीं दिया। वाकई काफी देर हो चुकी है। अपनी बात कहते हुए अनामिका ने अपना डेस्कटॉप बंद किया, अपना लैपटॉप बंद किया और फाइल को लॉकर में रखा। उसने अपना पूरा कैबिन एक बार चेक किया और जब उसे तसल्ली हो गई अब उसने कुछ नहीं छोड़ा तो वह कैबिन से बाहर चले गई। शाद उसके पीछे ही थे और आज भी शाद ही उसकी कार ड्राइव करने वाले थे। शिंदे भी ऑफिस में ही था और उसने भी ये सब कुछ देखा था। शाद और अनामिका के जाने के बाद शिंदे अनामिका के कैबिन के पास आया। उसने उस दरवाजे को देखा, मगर पता नहीं क्यों उसने दरवाजे को छूने की हिम्मत नहीं की। दरअसल अनामिका अपनी चीजों को लेकर काफी सिक्योर रहा करती थी, इसलिए उसने अपने कैबिन को भी काफी सिक्योर किया हुआ था। उसकी गैरहाजिरी में कभी कोई उसके कैबिन में नहीं जा सकता था। अगर जाए तो अनामिका को हमेशा ही इस बात का पता चल जाता था, क्योंकि वहां पर काफी टाइट सिक्योरिटी थी। इनफैक्ट अगर कोई जबरदस्ती उसके कैबिन में घुसने की कोशिश करता तो वो अपनी जान से हाथ धो बैठता। अनामिका कार में बैठी और कार को शाद ड्राइव कर रहे थे। कुछ ही देर के बाद शाद ने अनामिका को सिंह विला के आगे ड्रॉप कर दिया। अनामिका कार से बाहर आई और विला से की ओर बरह गई। उसके आते ही वॉचमैन ने दरवाजा खोल दिया। शाद ने कुछ दूरी पर ही कार रोकी थी, इसलिए विला के अंदर जाने के लिए अनामिका को पैदल ही आगे बढ़ना पड़ा। अनामिका ने जैसे ही विला के अंदर कदम रखा, उसने विला के अंदर का नजारा देखकर अनामिका हैरान और कंफ्यूजन हो गई। इस वक्त विला के अंदर काफी सारे लोग थे जो अनामिका को ही देख रहे थे। अनामिका को इस तरह फॉर्मल्स में देख सबके मन में सवालों की झड़ी लग गई थी। विला में मौजूद सभी लोग एक दूसरे को ही देख रहे थे, जैसे एक दूसरे को देख आंखों ही आंखों में सवाल कर रहे हो। ऐसा होता भी क्यों नहीं? आफ्टर ऑल ये अनामिका की रिसेप्शन पार्टी होने वाली थी और अनामिका खुद रात के 10 बजे घर आई थी। अनामिका ने एक सरसरी सी नजर पूरे विला पर डाली, मगर उसे समझ नहीं आया कि इतने सारे लोग अचानक विला के अंदर क्या कर रहे हैं। वहां मौजूद कोई भी किसी पार्टी ड्रेस में नहीं था, सभी लोग कैजुअल में ही थे। अनामिका इस बात को पूरी तरह भूल चुकी थी कि रजत ने उससे पहले ही होने वाली इस छोटी सी पार्टी के बारे में बताया था। अनामिका को दरवाजे पर देख निति अनामिका के पास आई। धीमी आवाज में निति ने अनामिका से कहा, भाभी, आपको आने में काफी देर हो गई। हम लोग कब से आपका ही इंतजार कर रहे थे। अनामिका ने अपनी आईब्राउ सिकोड़कर निति को देखा। निति को समझते देर न लगी। उसने धीमी आवाज में अनामिका से कहा, भाभी, आप भूल गई। भाई ने बताया था आज की पार्टी के बारे में। अनामिका को याद आया। उसने नीति की तरफ देखा और हाँ में सिर हिला दिया। अनामिका ने धीमी आवाज में कहा, बताया था, पर मैं अपने काम में बिजी थी, इसलिए ध्यान नहीं दिया। अनामिका की बात सुनने के बाद नीति उसे फौरन उसके कमरे की ओर ले गई। गेस्ट अनामिका को ही देख रहे थे, कोई सवाल न करे, इसीलिए रजत ने बीच में आकर बात को संभाल लिया। चैप्टर 28, माई स्पाई वाइफ। अनामिका जैसे ही घर आई,
घर में कई सारे अनजान चेहरों को देख अनामिका हैरान थी, मगर उसने बहुत ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं किया। तो वही विला में मौजूद लोग अनामिका को देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अभी अभी आई ये लड़की कौन है, मगर नीति का उसके प्रति बिहेव देख उन लोगों को समझ आ गया। मगर अब भी उनकी हैरानी कम नहीं हुई थी, क्योंकि ये एक तरह से अनामिका की रिसेप्शन पार्टी थी और वो खुद इस पार्टी में रात के 10 बजे आई थी और अब तक उसने इस पार्टी में शिरकत नहीं की थी। उसने अब तक सिर्फ घर के अंदर ही कदम रखा था। अनामिका का अभी पार्टी का हिस्सा बनना बाकी था। नीति अनामिका को अपने साथ अनामिका के कमरे में ले गई। पार्टी में लोग मौजूद बातें न बनाए, इसलिए रजत ने बात संभाली। मगर फिर भी लोग तो आपस में बात करते ही हैं। अनामिका हर किसी के लिए अनजान थी, क्योंकि आज पार्टी में ज्यादातर वो लोग ही थे जिन्होंने उसकी शादी अटेंड नहीं की थी। और उसे न पहचानने का दूसरा कारण ये भी था कि शादी में मीडिया को अलाउड नहीं किया गया था, इसलिए अनामिका को कोई नहीं जानता था। अनामिका अपने कमरे में आई और सीधे वॉशरूम में चली गई। निति ने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद किया और क्लोजेट रूम की तरफ वपी भी हिक गई। जब तक अनामिका वॉशरूम से बाहर आई, तब तक निति ने उसके लिए कपड़े निकाल दिए थे। एक ऑफ व्हाइट कलर की लॉन्ग फ्रंट, काट कुर्ती और प्लाजो था। निति ने बहुत ही ध्यान से अनामिका के लिए कपड़े डिसाइड किए थे। हालांकि ये काफी शानदार पार्टी होने वाली थी, मगर रजत ने इसे चेंज कर दिया था और इसे नॉर्मल गेट टुगेदर का रूप दे दिया था। और आज जो भी लोग यहाँ आए थे, उन्होंने भी कैजुअल ही पहने थे। और ये सब कुछ रजत ने सिर्फ अनामिका के लिए किया था, क्योंकि रजत को पता था कि अनामिका को ज्यादा लोगों के बीच रहना पसंद नहीं है और ना ही उसे मीडिया के सामने आना पसंद है। वो जितनी गुस्सैल उतनी ही शांत भी है और वो अपने आप में ही रहती है। उसे बहुत ज्यादा लोगों के साथ इंटरैक्ट करना नहीं आता। अनामिका ने उन कपटी डीडों को देखा और फिर नित्य की तरफ देखा। अनामिका धीरे से मुस्कुरा दी। ये मुस्कुराहट इतनी धीमी थी कि अगर कोई ध्यान से न देखे तो दिखाई ही न दे, मगर उसका शांत चेहरा उसकी मुस्कुराहट को दर्शा रहा था। अनामिका ने वो कपड़े लिए और वापस वॉशरूम के अंदर चली गई। वो जल्दी से चेंज करके बाहर आई और अपने बालों को संवारना शुरू किया। ये काम उसके लिए काफी मुश्किल भरा था, क्योंकि अनामिका के बाल काफी ज्यादा लंबे थे। वो उसके कमर के नीचे तक जाते थे और घुंघराले होने की वजह से उसे संभालना और ज्यादा मुश्किल हो जाता था। अनामिका रेडी हो ही रही थी कि तभी कमरे का डोर नॉक हुआ। निति ने दरवाजा खोला। रजत कमरे के अंदर आया। उसने एक नजर नीति को देखा और जैसे आंखों ही आंखों में उसे कमरे से बाहर जाने का इशारा कर दिया। नीति कमरे से बाहर गई और दरवाजा उसने बाहर से लगा दिया। रजत अब अनामिका की ओर बढ़ा और ठीक अनामिका के पीछे आकर खड़ा हो गया। अनामिका और रजत दोनों एक दूसरे को मिरर की मदद से देख रहे थे। नेशनल डिफेंस का हिस्सा होने की वजह से सीधी सी बात है, अनामिका की हाइट कम नहीं थी, मगर रजत भी काफी लंबा था। अनामिका की हाइट 5 फीट 7 इंच थी, तो वहीं रजत की 6 फीट 7 इंच थी। अनामिका ने अपने बालों को सुलझा तो लिया ही था, मगर रजत के अचानक उसके पीछे आकर खड़े होने की वजह से अनामिका ने अपने हाथ रोक लिए थे और अब दोनों ही एक दूसरे को देख रहे थे। रजत हल्का सा झुका और उसने अपना एक हाथ अनामिका के कमर में डालते हुए उसके कानों में कहा, बालों को खुला रहने दीजिए, अच्छे लगते हैं। मुझे आपको खुले बालों में देखना ही पसंद है। अनामिका के अंदर एक बेचैनी सी दौड़ गई। उसके दिमाग में जैसे कोई यादें सी चलने लगी, जिसमें किसी ने उसे अपनी बाहों में लिया हुआ था और उसके दोनों हाथ अनामिका की कमर में थे। अनामिका के बाल उस वक्त भी खुले थे और वो अपने बाल बना रही थी, मगर उस शख्स के आने की वजह से वो रुक गई। उस शख्स ने भी इसी तरह उसके कानों में धीरे से कहा, अपने बालों को खुला रहने दीजिए, मुझे आपके खुले बाल ज्यादा पसंद है। यादें तो अनामिका के दिल में बिल्कुल ताजा थीं, मगर उस शख्स का चेहरा अनामिका के दिमाग में धुंधला था। अनामिका की सांसें तेज हो रही थीं। वो एक झटके से पीछे पलटी और रजत से एक तय दूरी बना ली। रजत कंफ्यूजन से अनामिका को ही देख रहा था, मगर अनामिका ने रजत पर ध्यान न देते हुए, या यूं कहूं कि उसे नजरअंदाज करने की कोशिश करते हुए,
वहां से तुरंत जाने के लिए अपने कदम बढ़ा दिए। आगे बढ़ते हुए अनामिका ने अपने बालों को समेटा और उसका झूरा बनाने लगी। उसने एक दो कदम ही आगे बढ़ाए होंगे, इतने में ही अचानक से रजत ने अनामिका को उसकी कमर से पकड़ा और पलटकर उसे अपने करीब कर अनामिका की आंखों में देखते हुए कहा, या तो आपने सुना नहीं या फिर आपने ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा अपने बालों को खुला रहने दीजिए, मुझे आपके बाल खुले में ज्यादा पसंद है। रजत की पकड़ अनामिका की कमर पर कस रही थी और वो उसे अपने करीब और करीब करता जा रहा था। अनामिका ने अपनी नजरें उठाकर रजत की आंखों में देखा। रजत की आंखों में देख एक झटका सा जैसे अनामिका को लगा हो, जैसे वह किसी ख्याल से बाहर निकली। अनामिका की सांसें थोड़ी तेज और गहरी थी। अनामिका ने रजत के सीने पर मारते हुए उसे खुद से दूर किया और कहा, पर मुझे अपने बालों को खुला छोड़ना पसंद नहीं है, और मैं वो नहीं करती जो मुझे पसंद ना हो। मैं सिर्फ वही करती हूँ जो मुझे अच्छा लगे। गॉट इट? रजत कुछ कदम पीछे हुआ और एक बार उसने खुद को देखा और फिर अनामिका की तरफ, मगर अनामिका ने एक बार के लिए भी अब रजत की तरफ नहीं देखा और तेज कदमों से कमरे से बाहर चली गई। रजत बस खामोशी से अनामिका को देखता रहा। उसके होठों पर एक तिरछी सी मुस्कुराहट थी। अनामिका के जाने के बाद अनिरुद्ध कमरे में आया। उसने जाती हुई अनामिका को देखा, मगर अनामिका ने अनिरुद्ध को नहीं देखा था। अनामिका को यह तो समझ आया ही था कि उसके निकलने के बाद कोई कमरे में गया था, मगर उसने पलटकर नहीं देखा था, इसलिए वो ये नहीं कह सकती थी कि कमरे में कौन गया था। आखिर इतना तो वो जान ही सकती थी। ऑल शी इज अ सोल्जर। लिविंग हॉल में सारे अरेंजमेंट्स काफी अच्छे थे। रजत के कमरे से निकलने के बाद नीति सीधे किचन में चली गई थी। उसने अपने लिए कुछ खाने को लिया और किचन से बाहर आने को हुई तो उसने देखा कि फ्रिज के पास कोई खड़ा है। तो वो वहां गए तो उसने देखा कि दो लड़के कुछ बॉटल्स में कुछ मिक्स कर रहे हैं। उसने ध्यान से देखा तो ये नॉर्मल बियर की बॉटल थी जिसमें वो लोग वॉडका मिक्स कर रहे थे। ये देख नित्ति का मुंह खुला रह गया। वो जल्दी से उन लड़कों के पास गई और कहा, ये लोग क्या कर रहे हो सिड भैया, जय भैया? कहते हुए नित्ति ने अपने सामने खड़े दोनों लड़कों की तरफ एक एक कर देखा। जय ने नीति से कहा, मुंह बंद रख अपना। खबरदार, किसी को बताया तुमने? नित्ति ने कहा। जय भैया, रजत भैया ने सख्त मना किया है घर में अल्कोहल या सिगरेट स्मोकिंग से, और आप पार्टी में ये सब। सिड और जय, जो कि रजत के ही दोस्त थे, इस बार। सिड ने कहा, रजत को पीने को कौन दे रहा है? ये हम लोगों के लिए है। वो नहीं पीता तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम भी ना पिए। शांति से रहे, बाकी सब हम संभाल लेंगे। किसके बारे में सोच रही थी अनामिका? क्या चल रहा है रजत के दिमाग में? एसाइड और जय की ये हरकत क्या खड़ा करेगी कोई नया बवाल? क्या नीति वाकई एसाइड और जय की इस बात को छिपाएगी या फिर सब कुछ रजत को बता देगी? कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए पढ़िए माई स्पाई वाइफ। चैप्टर 29, माई स्पाई वाइफ। अनामिका जैसे ही घर आई, घर में कई सारे अनजान चेहरों को देखें अनामिका हैरान थी, मगर उसने बहुत ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं किया। तो वही विला में मौजूद लोग अनामिका को देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अभी अभी आई है, लड़की कौन है। मगर नीति का उसके प्रति बिहेव देख उन लोगों को समझ आ गया। मगर अब भी उनकी हैरानी कम नहीं हुई थी, क्योंकि ये एक तरह से अनामिका की रिसेप्शन पार्टी थी और वो खुद इस पार्टी में रात के 10 बजे आई थी। और अब तक उसने इस पार्टी में शिरकत नहीं की थी। उसने अब तक सिर्फ घर के अंदर ही कदम रखा था। अनामिका का भी पार्टी का हिस्सा बनना बाकी था। नीति अनामिका को अपने साथ अनामिका के कमरे में ले गई। पार्टी में लोग मौजूद बातें सदा न बनाएं, इसलिए रजत ने बात संभाली, मगर फिर भी लोग तो आपस में बात करते ही हैं। अनामिका हर किसी के लिए अनजान थी, क्योंकि आज पार्टी में ज्यादातर वो लोग ही थे जिन्होंने उसकी शादी अटेंड नहीं की थी। और उसे न पहचानने का दूसरा कारण ये भी था कि शादी में मीडिया को अलाउड नहीं किया गया था, इसलिए अनामिका को कोई नहीं जानता था। अनामिका अपने कमरे में आई और सीधे वॉशरूम में चली गई। निति ने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद किया और क्लोजर रूम की तरफ बहक गई। जब तक अनामिका वॉशरूम से बाहर आई, तब तक निति ने उनके लिए कपड़े निकाल दिए थे। एक ऑफ व्हाइट कलर की लॉन्ग फ्रंट
काट कुर्ती और प्लाजो था। नीति ने बहुत ही ध्यान से अनामिका के लिए कपड़े डिजाइन किए थे। हालांकि ये काफी शानदार पार्टी होने वाली थी, मगर रजत ने इसे चेंज कर दिया था और इसे नॉर्मल गेट टुगेदर का रूप दे दिया था। और आज जो भी लोग यहाँ आए थे, उन्होंने भी कैजुअल ही पहने थे। और ये सब कुछ रजत ने सिर्फ अनामिका के लिए किया था, क्योंकि रजत को पता था कि अनामिका को ज्यादा लोगों के बीच रहना पसंद नहीं है और ना ही उसे मीडिया के सामने आना पसंद है। वो जितनी गुस्सैल उतनी ही शांत भी है और वो अपने आप में ही रहती है। उसे बहुत ज्यादा लोगों के साथ अट्रैक्टिव करना नहीं आता। अनामिका ने उन कपड़ी डीडों को देखा और फिर नीति की तरह देखा। अनामिका धीरे से मुस्कुरा दी। ये मुस्कुराहट इतनी धीमी थी कि अगर कोई ध्यान से ना देखे तो दिखाई ही ना दे, मगर उसका शांत चेहरा उसकी मुस्कुराहट को दर्शा रहा था। अनामिका ने वो कपड़े लिए और वापस वॉशरूम के अंदर चली गई। वो जल्दी से चेंज करके बाहर आई और अपने बालों को संवारना शुरू किया। ये काम उसके लिए काफी मुश्किल भरा था, क्योंकि अनामिका के बाल काफी ज्यादा लंबे थे। वो उसके कमर के नीचे तक जाते थे और घुंघराले होने की वजह से उसे संभालना और ज्यादा मुश्किल हो जाता था। अनामिका रेडी हो ही रही थी कि तभी कमरे का डोर नॉक हुआ। नीति ने दरवाजा खोला। रजत कमरे के अंदर आया। उसने एक नजर नीति को देखा और जैसे आंखों ही आंखों में उसे कमरे से बाहर जाने का इशारा कर दिया। नीति कमरे से बाहर गई और दरवाजा उसने बाहर से लगा दिया। रजत अब अनामिका की ओर बढ़ा और ठीक अनामिका के पीछे आकर खड़ा हो गया। अनामिका और रजत दोनों एक दूसरे को मिरर की मदद से देख रहे थे। नेशनल डिफेंस का हिस्सा होने की वजह से सीधी सी बात है, अनामिका की हाइट कम नहीं थी, मगर रजत भी काफी लंबा था। अनामिका की हाइट 5 फीट 7 इंच थी, तो वहीं रजत की हाइट 6 फीट 3 इंच थी। अनामिका ने अपने बालों को सुलझा तो लिया ही था, मगर रजत के अचानक उसके पीछे आकर खड़े होने की वजह से अनामिका ने अपने हाथ रोक लिए थे और अब दोनों ही एक दूसरे को देखे रहे थे। रजत हल्का सा झुका और उसने अपना एक हाथ अनामिका के कमर में डालते हुए उसके कानों में कहा, बालों को खुला रहने दीजिए, अच्छे लगते हैं। मुझे अब खुले बालों में देखना ही पसंद है। अनामिका के अंदर एक बेचैनी सी दौड़ गई। उसके दिमाग में जैसे कोई यादें से चलने लगी, जिसमें किसी ने उसे अपनी बाहों में लिया हुआ था और उसके दोनों हाथ अनामिका की कमर में थे। अनामिका के बाल उस वक्त भी खुले थे और वो अपने बाल बना रही थी, मगर शख्स के आने की वजह से वो रुक गई। उस शख्स ने भी इसी तरह उसके कानों में धीरे से कहा, अपने बालों को खुला रहने दीजिए, मुझे आपके खुले बाल ज्यादा पसंद है। यादें तो के दिल में बिल्कुल ताजा थीं, मगर उस शख्स का चेहरा अनामिका के दिमाग में धुंधला था। अनामिका की सांसें तेज हो रही थीं। एक झटके से पीछे पलटी और रजत से एक तय दूरी बना ली। रजत कंफ्यूजन से अनामिका को ही देख रहा था, मगर अनामिका ने रजत पर ध्यान न देते हुए, या यूं कहूं कि उसे नजरअंदाज करने की कोशिश करते हुए, वहां से तुरंत जाने के लिए अपने कदम बढ़ा दिए। आगे बढ़ते हुए अनामिका ने अपने बालों को समेटा और उसका झूरा बनने लगी। उसने एक दो कदम ही आगे बढ़ाए होंगे, इतने में ही अचानक से रजत ने अनामिका को उसकी कमर से पकड़ा और पलटकर उसे अपने करीब कर अनामिका की आंखों में देखते हुए कहा, या तो आपने सुना नहीं या फिर आपने ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा अपने बालों को खुला रहने दीजिए, मुझे आपके बाल खुले में ज्यादा पसंद है। रजत की पकड़ अनामिका की कमर पर कस रही थी और वो उसे अपने करीब और करीब करता जा रहा था। अनामिका ने अपनी नजरें उठाकर रजत की आंखों में देखा। रजत की आंखों में देख एक झटका सा जैसे अनामिका को लगा हो, जैसे वह किसी ख्याल से बाहर निकली। अनामिका की सांसें थोड़ी तेज और गहरी थी। अनामिका ने रजत के सीने पर मारते हुए उसे खुद से दूर किया और कहा, पर मुझे अपने बालों को खुला छोड़ना पसंद नहीं है और मैं वो नहीं करती जो मुझे पसंद ना हो। मैं सिर्फ वही करती हूं जो मुझे अच्छा लगे। गॉट इट। रजत कुछ कदम पीछे हुआ और एक बार उसने खुद को देखा और फिर अनामिका की तरफ, मगर अनामिका ने एक बार के लिए भी अब रजत की तरफ नहीं देखा और तेज कदमों से कमरे से बाहर चली गई। रजत बस खामोशी से अनामिका को देखता रहा।
उसके होठों पर एक तिरछी सी मुस्कुराहट थी। अनामिका के जाने के बाद अनिरुद्ध कमरे में आया। उसने जाती हुई अनामिका को देखा, मगर अनामिका ने अनिरुद्ध को नहीं देखा था। अनामिका को यह तो समझ आया ही था कि उसके निकलने के बाद कोई कमरे में गया था, मगर उसने पलटकर नहीं देखा था, इसलिए वो ये नहीं कह सकती थी कि कमरे में कौन गया था। आखिर इतना तो वो जान ही सकती थी। आफ्टर ऑल शी इज अ सोल्जर। लिविंग हॉल में सारे अरेंजमेंट्स काफी अच्छे थे। रजत के कमरे से निकलने के बाद नीति सीधे किचन में चली गई थी। उसने अपने लिए कुछ खाने को लिया और किचन से बाहर आने को हुई तो उसने देखा कि फ्रिज के पास कोई खड़ा है। तो वो वहां गए तो उसने देखा कि दो लड़के कुछ बॉटल्स में कुछ मिक्स कर रहे हैं। उसने ध्यान से देखा तो ये नॉर्मल बियर की बॉटल थी जिसमें वो लोग वॉडका मिक्स कर रहे थे। ये देख नित्ति का मुंह खुला रह गया। वो जल्दी से उन लड़कों के पास गई और कहा, ये आपको क्या कर रहे हो सिद्ध भैया, जय भैया? कहते हुए नित्ति ने अपने सामने खड़े दोनों लड़कों की तरफ एक एक कर देखा। जय ने नीति से कहा, मुंह बंद रख अपना, खबरदार किसी को बताया तुमने? नित्ति ने कहा, जय भैया, रजत भैया ने सख्त मना किया है। घर में अल्कोहल या सिगरेट स्मोकिंग और आप पार्टी में ये सब। सिड और जय, जो कि रजत के ही दोस्त थे। इस बार सिड ने कहा, रजत को पीने को कौन दे रहा है? ये हम लोगों के लिए है। वो नहीं पीता तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम भी ना पिए। शांति से रहे, बाकी सब हम संभाल लेंगे। किसके बारे में सोच रही थी अनामिका? क्या चल रहा है रजत के दिमाग में? सिद्ध और जय की ये हरकत क्या खड़ा करेगी कोई नया बवाल? क्या नीति वाकई एसाइड और जय की इस बात को छिपाएगी या फिर सब कुछ रजत को बता देगी? कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए पढ़िए माई स्पाई वाइफ, चैप्टर 30, माई स्पाई वाइफ। अनामिका हरबराहट में कमरे से बाहर निकल गई और अनामिका के बाहर निकलते ही अनिरुद्ध उसके कमरे के अंदर गया। अनामिका तेज और गहरी सांसें ले रही थी। उसने अपने चेहरे पर हाथ फिराया और खुद को संभालने की कोशिश करते हुए अपने आप को नॉर्मल दिखाने की कोशिश की और पार्टी का हिस्सा बनने चली गई। किचन में मौजूद नीति, जय और एसाइड आपस में बातें कर रहे थे और जय और एसिड का नीति से ये कहना था कि वो कुछ भी रजत से न कहें। पर नीति को डर लग रहा था कि अगर किसी भी तरह रजत को पता चल गया तो रजत काफी गुस्सा होगा, क्योंकि रजत ने सख्त तौर पर घर में अल्कोहल और स्मोकिंग से मना कर रखा था। उनके घर में कोई भी अल्कोहल या स्मोक नहीं करता था और खुद रजत भी अल्कोहल नहीं लिया करता था। अपने डर को सामने रखते हुए नीति ने कहा, अगर रजत भैया को पता चल गया तो वो किसी को नहीं छोड़ेंगे। उनका गुस्सा आप सब जानते हैं। फिर भी जय ने नीति से कहा, तुम बस अपना मुंह बंद रखो, बाकी सब हम देख लेंगे और कुछ भी रजत को पता नहीं चलेगा। उसे पीने के लिए देने कौन वाला है? अब नीति ने हार मान ली और चुपचाप वहां से चली गई। उसे समझ आ गया था कि इन दोनों को कुछ भी कहने या समझाने का कोई मतलब नहीं है। ये लोग नहीं मानने वाले हैं। जो होगा अब यही लोग भुगते। इस सोच के साथ नीति किचन से चली गई। कमरे में अनिरुद्ध और रजत एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। रजत के होंठों पे एक तिरछी सी मुस्कुराहट थी जो कि अनिरुद्ध ने देख ली थी। अनिरुद्ध ने रजत से कहा, क्या बात है तेरी इस मुस्कुराहट का मतलब नहीं समझ पा रहा हूं। रजत ने एक नजर दरवाजे की तरफ देखा जहां से अभी अभी अनामिका गई थी। फिर अपनी नजरें अनिरुद्ध की तरफ करके उससे कहा, कुछ नहीं, तुम्हें भी पता चल जाएगा जल्दी। बस इतना बताओ, प्रोजेक्ट का काम कहां तक गया और रिजल्ट कब तक आने वाला? अनिरुद्ध ने जवाब देते हुए कहा, टेंडर भरा जा चुका है। अनऑफिशियल रिजल्ट तो अब तक निकल भी चुका होगा, बट अभी अनाउंसमेंट बाकी है। इतना सुनने भर की देर थी कि रजत की मुस्कुराहट और भी गहरी हो गई। उसने अनिरुद्ध से कहा, बहुत अच्छी खबर दी है, अब देखते जाओ क्या होता है। रजत की बात को न समझते हुए अनिरुद्ध ने कहा, तू कहना क्या चाहता है और इस टेंडर का अनामिका से क्या लेना देना? तेरे दिमाग में एग्जैक्टली क्या प्लान चल रहा है? रजत मुड़कर बालकनी की तरफ गया और अनिरुद्ध भी उसके पीछे पीछे। अनिरुद्ध भी बालकनी में चला गया। रेलिंग के पास खड़े होकर रजत ने अनिरुद्ध से कहा,
तुझे मैं अपना प्लान तो नहीं बता सकता, मगर तुझे इतना जरूर बता सकता हूं कि बहुत जल्द अनामिका खुद मेरी होगी, अपनी मर्जी से। अब वो मेरी ओर कदम बढ़ाएगी। अभी भी अनिरुद्ध को कुछ समझ नहीं आया था ना? समझने वाले अंदाज में ही अनिरुद्ध ने रजत से कहा, कहने की क्या कोशिश कर रहा है, और ये प्रोजेक्ट किस तरह से तेरे और अनामिका के रिलेशनशिप से लिंक करता है? रजत की आंखों में कुछ अजीब सा था। उसने अनिरुद्ध से कहा, फिलहाल मैं तुझे ये तो नहीं बता सकता कि ये मेरे और अनामिका के रिलेशनशिप से कैसे लिंक करता है, मगर रिजल्ट तुझे बहुत ही जल्द देखने को मिल जाएगा। अनिरुद्ध और रजत के बीच कुछ और भी बातें हुईं, मगर इन बातों में एक बार के लिए भी रजत ने अनिरुद्ध को अपने प्लान के बारे में कुछ नहीं बताया। अनिरुद्ध ने भी हार मानी और फिर दोनों ही कमरे के बाहर आ गए। दोनों ही हॉल में आए। रजत की नजरें आते ही अनामिका को ढूंढने लगीं। चुपचाप से एक कोने में खरीदी थी। वो किसी से बात नहीं कर रही थी। ये कहना गलत नहीं होगा कि अनामिका वहां होकर भी वहां नहीं थी। उसके माथे पर पसीने की बड़ी बड़ी बूंदें छलक रही थी, जो रजत को साफ दिखाई दे रही थी। रजत ने एक नजर पूरे हॉल में डाली। हालांकि हॉल में एसी चालू ही था और टेम्परेचर भी काफी लो था, मगर फिर भी अनामिका को काफी सफोकेशन हो रही थी। उसने फिर अपनी नजरें इधर उधर दौड़ाकर नीति को ढूंढने की कोशिश की। नीति उसे किचन की तरफ से आते हुए दिखाई दी। उसने इशारे से नीति को अपने पास बुलाया। नीति फौरन ही रजत के पास आई तो धीमी आवाज में। रजत ने नीति से कहा, सबको किसी तरह से गार्डन में लेकर चलो, इंतजाम में करवा दूंगा। अनामिका की तबीयत ठीक नहीं है। अब नीति ने अनामिका को देखा तो वाकई अनामिका नीति को कुछ सही नहीं लगी। उसने फौरन ही रजत की हाँ में हाँ मिलाई। हाथ में माइक लेते हुए उसने सबका ध्यान अपनी ओर खींचते हुए कहा, गाइस, यहां बंद पार्टी करते हुए कुछ अजीब ही लग रहा है। मैंने सारे अरेंजमेंट गार्डन में करने को कह दिए हैं। मौसम भी काफी अच्छा है, सो क्यों ना आगे की पार्टी गार्डन एरिया में ही की जाए। किसी ने भी नीति की बात का विरोध नहीं किया और सभी मान गए। रजत के ऑर्डर्स पर सारे अरेंजमेंट्स गार्डन एरिया में कर दिए गए और धीरे धीरे सभी लोग गार्डन की ओर बेर रह गए। अनामिका भी गार्डन एरिया में जाने के लिए बढ़ रही। विला के बाहर आते ही उसका फोन रिंग होने लगा। उसने अपने प्लाजो की पॉकेट से अपना फोन निकाला। वो नंबर उसके फोन में सेव नहीं था, मगर वो नंबर अच्छी तरह से पहचानती थी। अनामिका ने फोन पिक किया और कान पर लगाया। अनामिका कि मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। वो बस सामने वाले इंसान की बातें सुनने लगी। वो आगे बढ़ते जा रही थी, लेकिन तभी एकदम से उसके कदम रुक गए। धीरे धीरे अनामिका की आंखों में गुस्सा और नाराजगी दिखने लगी। वो एक तरफ हट गई ताकि कोई भी उसकी बातें ना सुन ले। वो पूरे कॉल के दौरान खामोश ही रही और जैसे जैसे सामने वाला इंसान अपनी बातें बोल रहा था, वैसे वैसे अनामिका की नीली आंखें गुस्से से लाल होती चली जा रहीं। वो घुरकर रजत को ही देख रही थी। रजत भी अपने दोस्तों के साथ खड़ा था और उसके हाथ में एक सॉफ्ट ड्रिंक का ग्लास था। रजत मुस्कुराते हुए अपने दोस्तों से बात कर रहा था, मगर तिरछी नजरों से वो अनामिका को भी देख रहा था। अनामिका की चेहरे की रंगत उड़ते देख रजत को पहले कुछ समझ में नहीं आया, मगर वो खामोशी से बिना किसी को भनक लगे अनामिका को देख रहा था। जब अनामिका ने उसकी तरह देखा और इन दोनों की नजरें मिली, तो रजत मुस्कुरा दिया और अपना सिर हिलाकर ही अपने पास आने का इशारा किया। अनामिका को रजत की मुस्कुराहट बिल्कुल जहर लग रही थी। वो गुस्से से रजत को देखे जा रही थी, तो वही रजत मुस्कुराहट के साथ अनामिका को देख रहा था। हालांकि रजत को भी नहीं पता था कि इस वक्त अनामिका किससे बात कर रही है, उसे किसका कॉल आया है। मगर अनामिका को देखते ही रजत के होठों पर मुस्कुराहट ने अपनी जगह बना ली थी। अनामिका की वो कॉल लगभग 1.5 मिनट तक चली थी। कॉल के कट होते ही अनामिका ने अपना फोन अपनी प्लाजो की पॉकेट में डाला और अपने हाथों की मुट्ठियों को कसे हुए ही वो गार्डन एरिया में आ गई। वही जैसे ही वो आई, हर कोई अनामिका से बात करना चाहता था, लेकिन इस वक्त अनामिका का ऑरा इतना डेंजरस था कि किसी ने उससे एक शब्द कहने की भी हिम्मत नहीं की। हल्का हल्का म्यूजिक बज रहा था और सभी लोग कोशिश कर रहे थे कि अनामिका के उस ऑरा से
खुद को बचाते हुए माहौल को एंजॉय कर पाए। सभी लोग धीरे धीरे खुद को उस माहौल में ढाल रहे थे और उस हल्के म्यूजिक को एंजॉय कर रहे थे। गार्डन में वो सभी लोग छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो चुके थे और आपस में ही बात कर रहे थे। उस जगह का माहौल अब कुछ लाइट हो चुका था। वहीं अनामिका चुपचाप से एक कोने में खरी और रजत को घूर रही थी। गुस्सा उसकी आंखों में साफ उतरा हुआ था। तो वही रजत भी अनिरुद्ध से बात करने में बिजी था। हालांकि वो बार बार अपनी चोर नजरों से अनामिका को भी देख रहा था। अनिरुद्ध और रजत बात कर रहे थे तभी अनिरुद्ध ने रजत से कहा, बस भाई तूने कुछ किया? इतनी गुस्से में क्यों है? जब से यह आई है तुझे ही घूर रही है। क्या बात है, क्या किया तुमने? कहकर अनिरुद्ध थोड़ी देर चुप हुआ और फिर कुछ सोचकर कहा, कहीं तूने अपना प्लान एग्जीक्यूट तो नहीं कर दिया जिसकी वजह से ये इतने गुस्से में? पर तूने तो कहा था कि खुद तेरे पास आएगी। पास आना छोड़, मुझे तो लग रहा तू उसके पास गया तो ये तुझे जान से मार देगी। रजत की होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी और उसने जवाब देते हुए अनिरुद्ध से कहा, फिलहाल तो मुझे भी नहीं पता कि इन्हें क्या हुआ है, और अगर ये मेरे प्लान का असर हुआ भी तो मैं इस बात को लेकर श्योर नहीं हूं, क्योंकि उन्होंने अभी ऐसा कुछ रिएक्ट नहीं किया है। और अगर ये मेरे ही प्लान का असर है तो इस बात का पता चलने में ज्यादा देर भी नहीं लगेगी। और ये कुछ नहीं कर सकती हैं फिलहाल, इन्हें मेरे पास ही आना होगा, और वो भी अपनी मर्जी से मुझे अपना प्लान को। लेकिन टेंशन नहीं है क्योंकि मेरा प्लान फिलहाल तो फुल प्रूफ है। अनिरुद्ध ने रजत की तरफ देखा और कहा, भाई कॉन्फिडेंस अच्छी बात होती है मगर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। मैडम के जैसे मिजाज है ना, इनका दिमाग घुमा तो पता नहीं क्या करेंगी। अनिरुद्ध की बात को नजरअंदाज करते हुए रजत ने कहा, कुछ नहीं करेगी वो, और कुछ कर भी नहीं सकती। और तू पार्टी पर ध्यान देना, क्यों मेरा सर खा रहा है? फिर एक सांस भरते हुए रजत ने आगे कहा, और वैसे भी उसे अगर कुछ करना भी होगा तो उसके लिए वक्त चाहिए जो कम से कम अभी तो उसे नहीं मिलने वाला। सो रिलैक्स। अपनी बात को पूरा करते हुए रजत ने अनिरुद्ध को दिलासा भी दिया कि वो रजत पर भरोसा रखें। दूसरी तरफ खरीद नीति अनामिका के पास आई और कहा, भाभी पार्टी कुछ बैरंग से नहीं लग रही है आपको? अनामिका घूरकर उस वक्त वो ही देख रही थी, मगर नीति के कुछ बोलने पर उसने अपना ध्यान नीति की ओर कर दिया और जवाब देते हुए अनामिका ने कहा, सो क्या करना चाहती हो? एक तरह से नीति को बढ़ावा देते हुए और उसे कुछ भी करने की आजादी देते हैं। अनामिका ने आगे कहा, जो मन में आया करो, और कुछ होगा तो मैं संभाल लूंगी। नीति खुश हो गई और साइड से अनामिका को हक करते हुए नीति ने कहा, सच में भाभी, अगर कुछ भी हुआ तो आप भैया को संभाल लोगे? अनामिका ने शांत नजरों से नीति को देखा और एक धीमी सी मुस्कुराहट के साथ अनामिका ने नीति को जवाब देते हुए कहा, हाँ मैं संभाल लूंगी बजाओ। और फिर नीति से सवाल किया, वैसे तुम करने का क्या सोच रही हो? नीति ने कुछ सोचकर जवाब देते हुए कहा, पहले एक कपल डांस और फिर कोई गेम, लाइक पासिंग द पार्सल या फिर कुछ और। अनामिका के चेहरे पर अब भी कोई खास एक्सप्रेशंस नहीं आए। उसने नीति को कुछ नहीं कहा। सारी बातें होने के बाद नीति वहां से चली गई। उसने माइक हाथ में लिया और सबका अटेंशन ग्रैब करते हुए बोली, हेलो एवरीवन, पार्टी बहुत बोरिंग हो रही है, मजा नहीं आ रहा है, क्यों ना कुछ अच्छा हैपनिंग, कुछ थोड़ा इंटरेस्टिंग किया जाए। सभी का इंटरेस्ट अब नीति की बातों में आ रहा था। सभी लोग इंतजार कर रहे थे कि नीति आगे क्या कहेगी। नीति ने आगे कहा, सबसे पहले तो ये पार्टी जिनके लिए दी गई है, हम सभी लोग अपना ध्यान उन पर लाते हैं। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर माई ब्रदर रजत प्रताप सिंह एंड माई सिस्टर इन लॉ अनामिका रजत प्रताप सिंह। कहते हुए नीति ने पहले रजत की तरफ हाथ का इशारा किया और अनामिका की तरफ। मगर जैसे ही नीति ने अपनी बात कंप्लीट की, अनामिका की हल्की सी मुस्कुराहट भी गायब हो गई। मगर अब अनामिका कुछ कर नहीं सकती थी क्योंकि अब सब लोगों का ध्यान रजत पर और उस पर ही था। अपनी बात को खत्म करते ही नीति ने डीजे को इशारा किया। नीति का इशारा पाते ही डीजे ने अपना काम करना शुरू कर दिया। मगर तभी एक फास्ट रेस देते हुए एक ब्लैक कलर की स्पोर्ट्स कार सिंह विला के अंदर आई और एकदम से रुकी। स्पोर्ट्स कार का यह मॉडल काफी एक्सक्लूसिव था
और इसके टोटल 5 कार्स ही मैन्युफैक्चर थे। इसका दरवाजा सामने की तरफ से खुलने की बजाय ऊपर की ओर खुलता था। कार का दरवाजा खुला और व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट में एक स्मार्ट और हैंडसम लड़का कार से बाहर उतरा। आंखों पे ब्लैक कलर के गॉगल्स। वो सिंपल कपड़े में भी उसका लुक काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। कार के बाहर आते ही चाबियां उसने वॉचमैन की तरफ उछाल दी और गार्डन एरिया की ओर आने लगा। सभी लोग उस लड़के की तरह ही देख रहे थे, जो कि काफी ज्यादा अट्रैक्टिव था। किसका कॉल आया है अनामिका को? कौन है ये लड़का? क्या अनामिका नीति की बात मान लेगी? क्या ये लड़का करेगा कोई नई मुसीबत खड़ी? रजत क्या करने वाला है? कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए प्रिय माई स्पाई वाइफ